तो हम लोगों ने क्विक रिस्पांस पे छोड़ा था। उसके पहले ई इनवॉइस का समरी समझ लीजिए। ई इनवॉइस बेसिकली क्या हुआ, अगर आपका टर्नओवर किसी भी पिछले साल अगर 5 करोड़ से ज़्यादा था तो आप पर ई इनवॉइस एज इट इज़ एप्लीकेबल होगा। किन इनवॉइसेस पे एप्लीकेबल होगा? B2B पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, उसके बाद हमने जाना एग्जम्पशन, जिसमें एसईजेड यूनिट था, इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनीज थी और भी बहुत सारी चीज़ें थे। आइए देख लेते हैं एक बार और, आपका रिवाइज भी हो जाएगा किन पे एग्जम्पशन एप्लीकेबल है। इधर अरे यार कितना ऊपर चला गया। हाँ, इन पर आपका एग्जम्पशन एप्लीकेबल है। इन्हें इनका टर्नओवर भले 5 करोड़ से अधिक हो जाए, ठीक है, फिर भी इन्हें ई इनवॉइस का कंप्लायंस करने का कोई ज़रूरत नहीं। उसमें हमने ध्यान दिया था कि सिर्फ एसईजेड यूनिट को एग्जम्प्ट किया गया है, एसईजेड डेवलपर को एग्जम्प्ट नहीं किया गया है, उन पे एज इट इज़ ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जीटीए सप्लाइंग सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड बाय रोड इन अ गुड कैरेज, supplier of passenger transportation service, person supplying service by way of admission to exhibition of cinematography film in multiplex screen, कहने का मतलब सिनेमा हॉल वाले। और वैसे बात है, इन लोगों के केस में अगर ई इनवाइस को कर दिया यानी कि एप्लीकेबल कर दिया जाए तो बहुत मुश्किलें होंगी इन लोगों को इशू करने में, क्या है कि इनका बहुत लार्ज वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट का होता है। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ सरकार अपने ऊपर तो कुछ लाइबिलिटी लेगी नहीं। ठीक है, तो कंप्लायंस ऐसे भी वो कम करना चाहते हैं और सोचते हैं जब अपना ही डिपार्टमेंट है तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इन लोगों को एग्जम्पशन दिया गया था। अब हम लोग आते हैं अपना क्यूआर कोड पे। मेन आपका बेसिक जो भी था पूरा 10-20 पेज में, वही आपका मेन एग्जाम पर्पस के लिए था। बाकी सारी चीज़ें यूँ ही मोर और लेस एक ही बात को बार बार रिपीट किया गया है। ठीक है, क्यूआर रिस्पॉन्स कोड, जिसे हम लोग क्यूआर कोड कहते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने आईआरपी पे इनवॉइस का रजिस्ट्रेशन कर दिया, वो आपको इट विल रिटर्न अ साइंड ई इनवॉइस टू द सप्लायर विथ आयरन एंड क्यूआर कोड। मैंने जैसे ही ई इनवॉइस जनरेट होता है ना, तो आपको एक आयरन मिलता है और एक क्यूआर कोड मिलता है। ठीक है, आयरन इज एम्बेडेड इन द क्यूआर कोड विच शैल बी एक्सट्रैक्टेड एंड प्रिंटेड ऑन द इनवॉइस। बेसिकली जो आपका क्यूआर कोड है उसी के अंदर आपका आयरन रहता है। ठीक है, आयरन इज एम्बेडेड, मैंने इस क्यूआर कोड के अंदर ही आपका आयरन एम्बेडेड रहता है। ठीक है, उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है और इनवॉइस पे प्रिंट करना है। द क्यूआर कोड इनेबल क्विक व्यू, वैलिडेशन एंड एक्सेस ऑफ द इनवॉइसेस फ्रॉम जीएसटी सिस्टम from handheld devices. A digitally signed QR code will have a unique IRN which can be verified on central portal as well as by an offline app by the officer. ऑफिसर अपने ऐप से कर सकता है, नो प्रॉब्लम। और आप चाहें अगर वैलिडेट करना है कि सही है कि नहीं, तो आप भी जीएसटी के पोर्टल पे जाके अपना आयरन नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर अ टैक्स ऑफिसर चेकिंग द इनवॉइस ऑफलाइन ऑन द रोड साइड वेयर इंटरनेट मे नॉट बी अवेलेबल ऑल द टाइम। तो ये उनके लिए है, ऑफिसर के लिए यूजफुल होता है कि अपना डिवाइसेस से वो स्कैन कर लेते हैं और उन्हें सारा डाटा वहाँ पे मिल जाता है। अब वापस से बात है ना, देखिए मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में जब पहले वैट या सीएसटी का समय था, उस टाइम जब भी स्टेट से मूव करता था तो क्या होता था कि ऑफिसर अलग अलग स्टेट के रहते थे। ठीक है, इधर दूसरे ऑफिसर उधर दूसरे ऑफिसर, दोनों चेक करते थे। क्यों? क्योंकि उनके स्टेट का रेवेन्यू बाहर जा रहा है, इसलिए वो चेक करते थे। उधर वाले चेक करते थे क्योंकि उनके स्टेट में रेवेन्यू आ रहा है। रेवेन्यू करने का मतलब जीएसटी जो भी है उस टाइम उनका वैट होता था, वैल्यू एडेड टैक्स उनके पास आने वाला है, इसके पास से जा रहा है। ठीक है, तो वो चेकिंग होता था। वैसे ही जीएसटी में भी वो सिस्टम है कि ऑफिसर चेक करते हैं कि मूवमेंट जो हो रहा है और जो जितना वैल्यू का इनवॉइस है उतना वैल्यू का ही गुड
लोडेड है कि नहीं, ठीक है। द QR कोड में आपको क्या क्या मिलेगा, जो ई इनवाइस का जगह में उसमें क्या क्या रहेगा, उसमें रहेगा आपका GSTN ऑफ सप्लायर स्कैन करते ही, GSTN ऑफ रिसिपिएंट, इनवाइस नंबर, डेट ऑफ जनरेशन ऑफ इनवाइस, इनवाइस वैल्यू, नंबर ऑफ लाइन आइटम्स, HSN कोड, यूनिक इनवाइस रेफरेंस नंबर जो कि आयरन आपका हुआ, और डेट ऑफ जनरेशन ऑफ आयरन, ये आपको वहाँ पर दिखेगा उस ई इनवाइस के QR कोड में, ठीक है। अब आते हैं डायनेमिक QR कोड ऑन B2C इनवाइस। अब ये क्या है, सवाल आता है कि डायनेमिक QR कोड क्या है। तो अभी जो आपने पढ़ा ये आपका ई इनवाइस का QR कोड था, ये जो है डायनेमिक QR कोड ऑन B2C इनवाइसेस, ये अलग चीज़, ठीक है, ये डिफरेंट है। वो जो अभी आपने ऊपर पढ़ा वो चीज़ ये नहीं है, ठीक है। ये कोड जो है, जो सप्लायर जो है वो B2C सप्लाई के लिए अपने जब भी इनवाइस जनरेट करेगा, अगर उसका क्या किसी भी पिछले साल 17-18 के बाद उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है 500 करोड़, तो वो हर B2C, ऑब्वियस सा बात है, B2B सप्लाई में तो B2B सप्लाई में तो ई इनवाइस QR कोड नहीं देगा, ठीक है, ई इनवाइस QR कोड नहीं देगा। लेकिन जो बाकी हुए B2C सप्लाई वाले, उनमें कहा गया अगर आपका 500 करोड़ के ऊपर है तो उन पे भी QR कोड मुझे चाहिए। सरकार ने कहा उन इनवाइसेस पे भी QR कोड मुझे चाहिए, समझ गए। तो B2C इनवाइसेस पे QR कोड लगाना जरूरी है अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से अधिक था किसी भी पिछले साल, और ये डायनेमिक QR कोड कहा गया, ये ई इनवाइस वाला QR कोड नहीं है। B2B सप्लाई यहाँ पे कवर्ड नहीं है, क्योंकि B2B सप्लाई के लिए अब ऐसा बात है जिस आदमी का 500 करोड़ एक्सीड किया उस आदमी का 5 करोड़ भी टर्नओवर एक्सीड कर चुका है। तो B2B सप्लाई के लिए तो एज इट इज ई इनवाइस जनरेट करेगा, ई इनवाइस का QR कोड उस पर लगा रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन B2C सप्लाई के लिए कहा गया अगर आपका 500 करोड़ के ऊपर है तो आपको खुद से वहाँ पे QR कोड का सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि आपके इनवाइसेस पे QR कोड लगा रहे, ठीक है। ये कवर था 6th प्रोविजो टू रूल 46, ठीक है। have empowered the government to specify that the tax invoice shall have QR code। तो ये पावर रूल 46 में दिया गया था, और इस पावर का यूज करते हुए गवर्नमेंट नोटिफाई किया कि इनवाइसेस इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, ऊपर वाले को छोड़ के, ऊपर वाला कौन, B2B ई इनवाइसेस वाले को छोड़ करके, मैंने ई इनवाइसेस वाला जिसका 500 करोड़ के ऊपर है, whose aggregate turnover in a financial year exceed 500 crore in respect of B2C supply of goods or service or both to an unregistered person shall have dynamic QR code। समझ गए, उन्हें डायनेमिक QR कोड लगाना पड़ेगा। डायनेमिक मतलब क्या, अपना बनाया हुआ, ठीक है। डायनेमिक QR code made available to the buyer by such registered person through digitally display with payment cross reference shall be deemed to be having QR code। The purpose of this provision is to enable and encourage digital payments where buyer can scan the dynamic QR code and make the payment from mobile wallet directly। समझ गए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। कहने का मतलब आपको ये QR कोड अवेलेबल कराना है किसको, बायर को, ताकि वो उस QR कोड का यूज करके, क्योंकि उस QR कोड में क्या रहेगा, पेमेंट क्रॉस रेफरेंस shall be deemed to be having QR code। The purpose of this provision is to enable and encourage digital payment। इसका पर्पस क्या है, डिजिटल पेमेंट को encourage करना। Today many shops have a static QR code at the payment counter which is scanned by the buyer, but the buyer has to enter the amount to be paid to the shop in the mobile payment app। ऐसा करना पड़ता है, ऑब्वियस सा बात है, स्कैन करके अमाउंट खुद डालना पड़ता है। लेकिन जो डायनेमिक QR कोड है, on the other hand will have the payment detail and thus a scan and pay in one go is possible। आप कभी किसी बड़े दुकान में जैसे स्कैन करते होगे उस दुकान का नाम, जैसे कि अमेजॉन वाला आता है, ठीक है, तो अमेजॉन का अगर कभी आपने घर पे स्कैन किया हो तो अमेजॉन का अगर सेलर साइट को खोलकर स्कैनिंग करने के लिए देगा आपको, जैसे ही स्कैन करोगे लिखेगा अमेजॉन सेलर अमाउंट टू बी दिस एंड दैट इज टू बी पेड, आपको अमाउंट फीड नहीं करना पड़ता, बस एक्सेप्ट करना पड़ता है और पे करना पड़ता है। तो वही है डायनेमिक QR कोड। तो ऐसा QR कोड जिसमें स्टैटिक QR कोड जो आप दुकानों पर देखते हो, स्कैन करते हो, पे करते हो, लेकिन डायनेमिक QR कोड ऐसा होता है जिसको स्कैन करते के साथ आपका अमाउंट, जिस अमाउंट का आपने परचेस किया वो अमाउंट ऑटोमेटिक वो ले लेता है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना पिन डालना होता है, ठीक है।
दिस हैज नो रेलेवेंस और एप्लीकेबिलिटी टू द ई इनवाइसिंग इन रिस्पेक्ट टू B2B सप्लाईज, ठीक है। डायनेमिक QR कोड विल बी जनरेटेड बाय द सेलर हिमसेल्फ आइदर ऑन द पॉइंट ऑफ सेल मशीन और द इनवाइस इशूड, ठीक है। या तो वो अपने पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन रखा है उसमें, या तो जो इनवाइस इशू किया उसमें वो QR कोड लगा रहे ताकि स्कैन करके उस QR कोड को भी आप पेमेंट कर सके। नहीं है तो अपने जो जहाँ पर सेल हो रहा है पॉइंट ऑफ सेल, वहाँ जो मशीन रखे हुए हैं उस मशीन में ऐसा सिस्टम है कि जैसे वो अमाउंट डाल देता है उसके बाद वो सीधा स्कैन होकर आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, आपको अमाउंट फीड नहीं करना, ठीक है। डायनेमिक QR कोड इन केस ऑफ एन इनवॉइस इशूड टू अ पर्सन हैविंग अ यून, ठीक है। तो एनी पर्सन हु हैज ऑब्टेन अ यून, यून पता किसके लिए है, यूनेस्को के लिए, ठीक है, WHO के लिए यून था, इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन एज पर डेफिनेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड सेक्शन 294। Therefore, any invoice issued to such person having a UN shall be considered as invoice issued for B2C supply। मतलब अगर आप सप्लायर हैं, कहने का मतलब, और आपने किसी यून होल्डर को सप्लाई किया तो माना जाएगा कि ये जो सप्लाई है B2B ना होकर के B2C सप्लाई है। और यहाँ भी डायनेमिक QR कोड का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, समझ गए। तो डायनेमिक QR कोड क्या है, बेसिकली आपका कुछ नहीं है, वही QR कोड है दुकान पे लगा होता है, लेकिन वो इस तरह का QR कोड है रहता है जो सिस्टम से जनरेट करता है। मशीन आप देखते हो एक रेक्टेंगल शेप का मशीन रहता होगा, उसमें वो अमाउंट फीड करता है। अब जैसे स्कैन करते होंगे वहाँ पे लिख के आता होगा सेलर का नाम, ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करना होता है आपको और पिन डालना होता है, अमाउंट फीड नहीं करना होता है, ठीक है। ये QR कोड जो डायनेमिक QR कोड है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, सेम जो हमने ऊपर पढ़ा था, बस फर्क यहाँ पे ये होगा मेरे ख्याल से SEZ नहीं है, ठीक है, और OIDR ऐड हो गया है, समझ में आया। डायनेमिक QR कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू एन इनवॉइस इशूड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन बाय फॉलोइंग सप्लायर। अगर ये सप्लायर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को ये सर्विसेज दे रहे हैं या गुड्स दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, ठीक है, इनवॉइस इशू कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, उस केस में अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो फिर डायनेमिक QR कोड एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और ऐसे भी रजिस्टर्ड होगा तो B2B हो गया, ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी सप्लाइंग सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड बाय रोड इन अ गुड कैरेज, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, person supplying service by way of admission to exhibition of cinematography film in multiplex screen, and one more is added, that is supply of OIDR services, समझ गए, ऑनलाइन डाटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, ठीक है। अब नो डायनेमिक QR कोड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। As regard the supply made for export through such supplies are made by a registered person to an unregistered person, obvious सा बात है, एक्सपोर्ट में हमेशा सप्लायर रजिस्टर्ड होता है और जो रिसिपिएंट है अनरजिस्टर्ड होगा, क्योंकि हमारे देश से बाहर रहता है, ठीक है। However, since e-invoice are required to be issued in respect of supplies for export, treating them as B2B supply, dynamic QR code requirement will not be applicable to them। obvious सा बात है, जब ई-इनवॉइस एप्लीकेबल, जहाँ भी ई-इनवॉइस एप्लीकेबल हो गया वहाँ डायनेमिक QR कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। डायनेमिक QR कोड किस में एप्लीकेबल होगा, जब आपका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है, और दूसरा चीज क्या है, आपका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है और दूसरा B2C सप्लाई है, तो वहाँ डायनेमिक QR कोड एप्लीकेबल होगा। डायनेमिक QR कोड में कम से कम क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए, स्कैन करने पे लिखना चाहिए, वो है सप्लायर GSTN का, सप्लायर का UPID, पेई का बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड पेई का, इनवाइस नंबर एंड इनवाइस डेट, टोटल इनवाइस वैल्यू, GST अमाउंट अलॉन्ग विथ ब्रेकअप। Further, dynamic QR code should be such that it can be scanned to make a digital payment। और डायनेमिक QR कोड ऐसा होना चाहिए कि उसको स्कैन करने के साथ ही आपको पेमेंट का ऑप्शन दिख जाए। अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेजैप, पेटीएम और कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, अमेजॉन पे, तो अगर जैसे आप स्कैन करें तो आपको वहाँ पे ऑटो फिल होकर के सारा चीज़ आ जाए कि हाँ सेलर ये है, ठीक है, अमेजॉन, उसका ये अमाउंट पे करना है और अपना बस एक्सेप्ट करना और पे कर देना है, ठीक। कंप्लायंस विद द डायनेमिक QR कोड रिक्वायरमेंट इन सर्टेन केसेस। अब कुछ केसेस है जिसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, जहाँ पर केस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
7 केसेस है, ठीक है। अब इन 7 केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। The purpose of dynamic QR code is to enable the recipient customer to scan and pay the amount to be paid to the merchant supplier in respect of said supply. The supplier has issued invoice having dynamic QR code for payment. The said invoice shall be deemed to have complied with dynamic QR code requirement. Compliance with dynamic QR code requirement has been examined in the following cases, ठीक है। केस वन क्या था? If a supplier provide display dynamic QR code but the customer opt to make payment without using dynamic QR code, इस केस में क्या कहा जाएगा, ठीक है। सप्लायर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो डायनेमिक QR कोड अवेलेबल कराए, अगर B2C सप्लाई है तो उसने अवेलेबल कराया एज पर द एक्ट, ठीक है। बट कस्टमर का कहना है कि वो डायनेमिक QR कोड का यूज नहीं करेगा, ठीक है। And supplier provide the cross reference of such payment made without use of dynamic QR code on the invoice. तो supplier ने अपना जो cross reference है उसमें दे दिया, ठीक है, without the use of dynamic QR code on the invoice, समझ गए। In case the where supplier has displayed dynamic QR code and the customer pay for the invoice using any mode like UPI, credit card or online banking or cash or combination of various mode of payment with or without using dynamic code, and the supplier provide a cross reference of the payment, समझ गए, on the invoices, ठीक है। जैसे क्रॉस रेफरेंस में क्या क्या देगा वो? ट्रांजेक्शन आईडी, टाइम एंड अमाउंट, मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है। अगर ये रेफरेंस उसने इनवॉइस पे दे दिया, ठीक है, अगर आपने यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, मैंने जो भी ऑनलाइन सिस्टम यूज किया था तब, ठीक है, साथ ही साथ कैश भी, या फिर इन कैश विदाउट यूजिंग डायनेमिक QR कोड एंड द सप्लायर प्रोवाइड अ क्रॉस रेफरेंस ऑफ द अमाउंट पेड इन कैश अलॉन्ग विद डेट ऑफ सच पेमेंट ऑन द इनवॉइस। तो दो चीज कहा गया। बेसिकली क्या कहा गया कि अगर यहाँ पे था पार्टली भी कवर था, यहाँ कैश भी कवर था, ठीक है, कॉम्बिनेशन भी कवर था, यहाँ सिर्फ कैश है, डिफरेंस यही है दोनों लाइन में। अगर आपने क्रॉस रेफरेंस उस डायनेमिक सप्लायर क्रॉस रेफरेंस दे दिया अगर उस पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस, समझ गए, कि कैश में पेमेंट हुआ है जो भी हुआ लिख दिया अपना इनवॉइसेस पे, the said invoice shall be deemed to have comply with requirement of having dynamic QR code। तो माना जाएगा कि वो जो इनवॉइस है वो कंप्लाई है, ठीक है। मैंने अपने तरफ से डायनेमिक QR कोड दिया, अब उस इंसान को पता नहीं क्या इच्छा था, उसने डायनेमिक QR कोड का यूज नहीं किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, समझ गए। दूसरा केस, if the supplier make available to customer an electronic mode of payment like UPI intent or similar other mode of payment through mobile application or computer based application where though dynamic QR code is not displayed but detail of merchant available transaction are displayed captured otherwise. In such case, if the cross reference of the payment made using such electronic mode of payment is made on the invoices, the invoice shall be deemed to comply with requirement of dynamic QR code, समझ गए। However, if payment is made after generation issuance of invoice, the supplier shall provide dynamic QR code on the invoice, समझ गए। क्रॉस रेफरेंस यहाँ भी वही चीज है, क्रॉस रेफरेंस देना है आपको एक तरह से और कुछ नहीं। In case of prepaid invoices where payment has been made before issuance of invoices, पेमेंट इनवॉइस के इशू के पहले दे दिया गया। If cross reference of payment received either through electronic mode or through cash or communication or combination thereof is made on the invoices, then such invoices would deemed to have complied with requirement of dynamic QR code. In cases other than prepaid supply, that payment is made after generation issuance of invoice, the supplier shall provide dynamic QR code on the invoice, समझ गए। कहने वाला कि आप कंप्लाई कर चुके हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रीपेड सप्लाई, ठीक है, अदर देन प्रीपेड सप्लाई पेमेंट जिसमें बाद में होता है उसके समय डायनेमिक QR कोड देना होगा, उसका इच्छा है, डायनेमिक QR कोड स्कैन करे ना करे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी डायनेमिक QR कोड देने का। हाँ, अगर उसने पेमेंट पहले ही कर दिया है तो मैं बस रेफरेंस दे दूंगा, ठीक है। In case where the e-commerce operator online application has complied with dynamic QR code requirement, where a supplier using such e-commerce portal or application will still be required to comply with requirement of dynamic QR code। कहने का मतलब ई-कॉमर्स ऑपरेटर या जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, अगर वो डायनेमिक QR कोड रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस कर रहा है, जो सप्लायर
जो सप्लायर उस ई कॉमर्स ऑपरेटर का यूज करके सप्लाई दे रहा है, क्या उसको भी कंप्लाई करने की जरूरत है? फिर समझ गए? कहने का मतलब मान लो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है, ये कंप्लाई कर रहा है डायनेमिक क्यूआर कोड के साथ, और ये सप्लायर है। तो सवाल पूछा गया, ये सप्लायर जो इसके थ्रू सप्लाई दे रहा है, ये अगर कंप्लाई कर गया तो क्या इसे भी कंप्लाई करने का जरूरत है? सप्लायर को भी कंप्लाई करने का जरूरत है उसके लिए। तो बोला गया डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट अप्लाई टू ईच सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन सेपरेटली if such person is liable to issue invoice with dynamic QR code for B2C supply. In case a supplier is being supplied through e-commerce portal or application and the said supplier gives cross-reference of the payment received in respect of said supply on the invoices, then such invoices would be deemed to have complied with the requirement of dynamic QR code. In case other than prepaid supply where payment is made after generation issuance of the supplier shall provide dynamic QR code on the invoices. कहा गया कि ये जो compliance है सबके लिए as it is applicable है, ये कंप्लाई कर रहा है, वो इसका फॉर्मूला था, आपको भी कंप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ई कॉमर्स पोर्टल का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपसे अगर क्रॉस रेफरेंस भी दे दें कि हाँ पैसा हुआ था जो भी था, तो वो भी मान लिया जाए कि आप डायनेमिक क्यूआर कोड के साथ कंप्लाई सेक्शन के साथ प्रोविजन के साथ कंप्लायंस आपका हो गया है, ठीक है। No dynamic QR code required on an invoice issued to a recipient located outside India for supply of service whose point of supply is in India and the payment received in forex. समझिए, QR कोड का रिक्वायरमेंट नहीं है अगर इनवॉइस इशू किया गया रिसिपिएंट जो कि इंडिया के बाहर है, लेकिन पॉइंट ऑफ सप्लाई जो है वो इंडिया में है और जो पेमेंट जो है वो फॉरेक्स में रिसीव हुआ है, ठीक है, मैंने फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव हुआ है, समझ गए। तो ये एक कंडीशन है, वहाँ पे आपको कोई क्यूआर कोड का जरूरत नहीं है, डायनेमिक क्यूआर कोड का, समझ गए। इन केसेस वेयर एन इनवॉइस इज इशूड टू अ रिसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए सिर्फ, for which the place of supply is in India as per the provision of IGST Act and the payment is received by a supplier in convertible foreign exchange or in Indian rupee wherever permitted by RBI, Indian rupee में अगर permitted RBI से, तो such invoice may be issued without having a dynamic QR code. As such, dynamic QR code cannot be used by the recipient located outside India for making payment to the supplier. Obvious बात है, जो आदमी बाहर रहता है वो UPI के बारे में, बाहर UPI as it is अभी बहुत सारे कंट्रियों में एप्लीकेबल नहीं है, यूपीआई हमारे इंडिया में ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, तो उनके लिए कहा गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा, वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट का कंडीशन क्या था? पहला, सप्लायर इन इंडिया, ठीक है, सप्लायर इन इंडिया, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, ठीक है। चौथा शायद आपका नॉट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, और पांचवा था आपका कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये 5 कंडीशन थे आपके एक्सपोर्ट के लिए। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ सप्लाई का कंडीशन है वो वायलेट हो गया, ये आउटसाइड इंडिया तो है नहीं, ये तो इन इंडिया है, समझ गए। तो वही कहा कि इसे एक्सपोर्ट तो नहीं माना जाएगा क्योंकि एक्सपोर्ट का डेफिनेशन कंप्लाई नहीं हुआ, ठीक है, तो एक्सपोर्ट तो है नहीं, तो उस केस में ऐसे भी क्यूआर कोड की जरूरत नहीं, बस ये समझिए, बाकी क्या कहा जाए, लिखा है तो बस मानिए, ठीक है, क्योंकि बाहर रहता है तो क्यूआर कोड का यूज थोड़े करेगा आपके। In case of retail sale over the counter, the payment from the customer is received on the payment counter by displaying dynamic QR code on digital display, whereas the invoice along with invoice number is generated on the processing system being used by supplier merchant after receiving the payment. Obvious सा बात है, आप जाएंगे फ्रिज खरीदने, रेफ्रिजरेटर खरीदने, AC खरीदने, टीवी खरीदने, मोबाइल खरीदने, आपको हो सकता है, या मेडिसिन खरीदने भी जाइएगा तो अगर बड़ा दुकान है तो आपको अपना मशीन पे देता है, लीजिए स्कैन कर दीजिए, ठीक है, आप स्कैन कर लेते हैं, इनवॉइस इशू उसके बाद करता है वो जब पेमेंट्स को रिसीव हो जाता है ओवर द काउंटर वाले केस में। इन सच केस इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द मर्चेंट सप्लायर टू प्रोवाइड डिटेल ऑफ इनवॉइस नंबर इन डायनेमिक क्यूआर कोड डिस्प्लेड टू द कस्टमर। और आपको क्यूआर कोड तो पहले दे दिया वो स्कैन करने के लिए, तो वो आदमी अब इनवॉइस नंबर कहाँ से डाले वहाँ पे, ठीक है। However, each transaction receipt of payment from a customer is having a unique order ID sale reference number which is linked with the invoice for a set transaction.
In such case, the unique order ID, unique sale reference number, which is uniquely linked to invoice issued for said transaction, may be provided in dynamic QR code for digital display as long as the detail of such unique order ID, sale reference number linked with the invoice are available on processing system of merchant supplier, and cross reference of such payment along with unique order ID, sale reference number are also provided on the invoices. ऐसी बकवास पढ़ते जाइए. As it is एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट है. पर कोई ऐसे भी कंप्लाई कितना लोग करता है, बड़ी बड़ी कंपनियां ही कंप्लाई करती होंगी इतना, ठीक है. और बड़ी कंपनियों के लिए 500 करोड़ का टर्नओवर, छोटी मोटी कंपनी का तो होगा नहीं, तो वो लोग कंप्लाई करेंगे ही करेंगे. इन केस पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर डायनेमिक क्यूआर कोड इज जनरेटेड. पार्ट पेमेंट पहले मिल गया क्यूआर कोड जनरेट करने के पहले. When the part payment for any supply has already been received from the customer recipient either in advance or by adjustment, ठीक है. Example using a voucher, discount coupon etc. Before dynamic QR code is generated, then the dynamic QR code may provide only the remaining amount. The remaining amount बस वही provide करेगा, ठीक है, जो पे करना है उसमें. Detail of total invoice value along with detail cross reference of the part payment, advance adjusted done, and the remaining amount to be paid should be provided in the invoice. Invoice में अपना बता देगा वो, ठीक. अब आया uploading of e-invoice on IRP, invoice registration portal. Under e-invoicing, all the invoices created by accounting software will be authenticated electronically by GSTN for further use, like return preparation, e-way bill creation. There are a lot of myth or misconception about e-invoice. E-invoice does not mean generation creation of invoice from central portal or tax department. अवश्य बात है, वहाँ जनरेशन नहीं है, रिपोर्टिंग है. नाम भी पढ़िए, क्या है उसका, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल. वहाँ पे आपको अपने इनवॉइस को रजिस्टर करना है. इनवॉइस तो आपका एज इट इज जो भी सॉफ्टवेयर है वो इशू करेगा, उसको आपको रजिस्टर करना और डिटेल डालना है आपको. जैसे आप GSTR1 में अपने इनवॉइस का डिटेल डालते हैं, वैसे डिटेल डालिएगा, वहाँ से वो अपना IRN जनरेट करके आपको ई इनवॉइस इशू कर देता है, ठीक है. वो आपका इनवॉइस नहीं होता है, बट एज इट इज कॉमन लेमैन के लिए उसे इनवॉइस माना जाता है, ठीक है. A tax member, practically it is not possible. It will create unnecessary restriction on trade industry and different industry of different business requirement which cannot be met out by software. E-invoice is the summation of already generated invoices from accounting software GST portal, and we all are aware that there are hundreds of accounting and billing software which generate invoices, but they all use their own format to store information electronically, and data in such different format the GST system cannot understand. Hence, it was not possible to submit data from accounting software to GST system. So, need was felt to issue a standard format, वही schema जो मैंने आपको कल बताया था कि जैसे आप उसमें फंक्शन एक्टिवेट कर लीजिएगा अपने सॉफ्टवेयर में, आपको IRP जनरेट के लिए पोर्टल में जाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है. वही जनरेट हो जाएगा, ID पासवर्ड सब डाल दीजिए और जनरेट आप वहीं से कर सकते, ठीक है. The main objective is to enable interoperability across the entire GST ecosystem, and e-invoice generated by one software should be capable of being read by other software, basically through machine readability, and invoice can be uniformly interpreted, ठीक है. अब देखिए ओवरऑल ओवरव्यू बताया गया कैसे. सेलर आप गए, ठीक है, आपने सामान खरीदा, वो अपने अथी में फीड करेगा जो भी यूज कर रहा है, ठीक है. उसको वो सेकेंड First, prepare e-invoice as per schema having mandatory GST invoice number, data value etc. and an optional field. Second, upload the JSON e-invoice to IRP. Upload कर देगा. JSON push to IRP. IRP में चला गया. Generate IRN. Does deduplication check with GST system. Sign JSON with digitally signature of IRP. Adds QR code to JSON. समझ गए? 4, 5 में आया. Return digitally signed JSON to seller with QR code included in it. Receive a digitally signed JSON of e-invoice that contain the QR code, ठीक है. Send authenticated payload GST system send to e-way bill. अब ये e-way bill को भेज देगा, जो भी भेजेगा वो तो भेजने का काम है उसका. समझ गया कैसे हुआ? वही जो मैंने वो बता रहा था. पहले क्या था कि सारे इनवॉइसेस को ऐसे हाथ में लिया, अब बैठ के भर रहे हैं, ठीक है. अपने IRP सॉफ्टवेयर को IRP को e-invoicing के साइट पे गए और भर रहे हैं. GSTN ऑफ सेलर, GSTN ऑफ सप्लायर, GSTN लोकेशन, एड्रेस, वैल्यू. अब वो नहीं करना, विद इन अ क्लिक किया,
अपने आप आपके सॉफ्टवेयर से IRP पे चला गया। करना क्या है, आपके अपने सॉफ्टवेयर में IRP का लॉगिन आईडी पासवर्ड सेव होना चाहिए। IRP पे जाएगा, IRP उसको अपने आप जनरेट करके दे देगा। आप अपने सॉफ्टवेयर से अपना प्रिंट करिए और उसे भेज दीजिए, ठीक है। और सबसे लास्ट स्टेप क्या था उसका, GSTR1 अपडेट हो जाएगा, ई-वे बिल का सिस्टम भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब IRP क्या करेगा, जैसे IRP के पास आया, IRP जनरेट किया, सारा काम किया आपने, वापस रिटर्न भी कर दिया और भेजा किसको, समझ गए। अब भेजा GST इनवाइस रजिस्ट्री को, GST सिस्टम को। इनवाइस इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन GST इनवाइस रजिस्ट्री, डीडुप्लीकेशन चेक, GST system now has unique invoice with a unique number, GSTR1 of seller updated, 2A updated, ठीक है, अपडेट हो गया। बायर अपना 2A में चेक कर सकता है, ठीक है। ई-वे बिल सिस्टम विल बी क्रिएटेड द ई-वे बिल, ई-वे बिल सिस्टम पे जाएगा, ई-वे बिल पर क्रिएट करेगा उस, ठीक। और यहाँ पे वही सब बकवास है। अब ये ऑफलाइन मेथड है, इसके बारे में पूरा बताया गया है। तो हम लोग ऑफलाइन मेथड कल ही करेंगे, ठीक है। इस बार आपका बुक बड़ा अच्छा से बनाया गया है, आपको प्रैक्टिकल कैसे मूव करेगा वो भी कुछ कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो अच्छा है आपके लिए, ठीक है, समझ गए। पढ़ लेते हैं। IT play a significant role in preparing e-invoices efficiently and accurately. E-invoices are standardized digital invoices that are generated electronically and adhere to a specific format and regulation. Further, the GST portal ensures that e-invoices generated by a taxpayer get automatically populated into Form GSTR1. One में update हो गया, and the figure of outward supply in Form GSTR1 automatically get populated into Form GSTR3B. Thus, generating an e-invoice effectively translates into automating a declaration of outward supply in Form GSTR3B, thereby avoiding error or mismatches. This e-invoice generation leads to an end-to-end reporting of invoices in Form GSTR1, GSTR3B, and Form GSTR2B of the recipient as well. By automating e-invoicing, manual effort, error, and delays in the invoicing process can be significantly reduced while enhancing customer satisfaction and compliance with regulatory requirements. The process for filing bulk invoices on the invoice registration portal may vary based on a specific requirement and system in place. The IRP is primarily used for generating and validating e-invoices in compliance with e-invoicing regulation. Here are general guide on how to file bulk invoices, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफलाइन मेथड है बल्क आयरन के लिए, ठीक है। इसका स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कि आप किस तरह से बल्क में आयरन जनरेट कर सकते हैं ऑफलाइन मेथड, ठीक। उसके वही सब सारा चीज़ बताया गया है, जो भी स्ट्रक्चर है ऊपर में उसके बारे में। टोटल आपका पूरी तरह से कुछ नहीं है, वो जो भी उसका जो जेसन एक्सेल फाइल जो भी डाउनलोड होता है उससे जेसन लास्ट तक लगता है वही है। अच्छा हाँ, यहाँ से फिर आपका नया पॉइंट स्टार्ट है, तो हम लोग कल देखेंगे। चलिए।